नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर्स एग्जाम फोरम पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आग्नेय शैल चट्टान के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने उन सारे टॉपिक्स पर बात की थी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अब हम आगे की जो बची हुई रिमेनिंग सेल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। आग्नेय शैल, जैसा कि हमने पढ़ा था कि यह प्रारंभिक मूल चट्टानें हैं, यानी कि इन्हीं चट्टानों का सबसे पहले पृथ्वी के भूगर्भ से जन्म हुआ और उसके बाद में उन्हीं में किसी न किसी परिवर्तन के बाद अवसादी और रूपांतरित शैलों का निर्माण हुआ है। तो हम सबसे पहले अवसादी और फिर रूपांतरित के बारे में जानेंगे। अवसादी शैल यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट जो वर्ड है, सेडिमेंटम लैटिन भाषा का एक वर्ड है, वहां से आया है, जिसका मतलब होता है स्थिर। यानी कि अवसादों का स्थिर हो जाने के बाद जिन चट्टानों का, जिन शैलों का निर्माण होता है उन्हें अवसादी शैल कहते हैं। तो अब बात आती है कि अवसादों का स्थिर होने से क्या तात्पर्य है। अवसादों का स्थिर होना हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यह एक लकड़ी का लट्ठा है। जब तक यह अपने नेचुरल फॉर्म में है, यानी कि एक पेड़ के रूप में है, तब तक इसमें जो भी वियोजन, विघटन या अपक्षय अपवर्तन होता है उसका यह अपना जो भी यहाँ पर लॉस हो रहा है उसकी भरपाई करता रहता है। लेकिन जैसे ही ये पेड़ कट जाता है और लट्ठे के स्वरूप में हो जाता है, अब इस पर जो बाह्य कारक हैं वो लगातार इस पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालते रहते हैं और जिस कारण से इसमें वियोजन, विघटन, अपक्षय, अपवर्तन जैसी ये घटनाएं होने लगती हैं। वियोजन, विघटन का मतलब है कि उसमें दरारें पड़ना, उसका चटकना, उसका टूटना। अपक्षय, अपवर्तन का मतलब है कि उनमें घिसावट और जो है पपड़ी बन के उतरना उसको। इस प्रकार का कुछ इसमें ह्रास होता है और इस प्रकार से ऊपरी परत कमजोर होती जाती है और एक समय पर फिर वह अपनी इस लकड़ी को छोड़ करके अलग हो जाती है। फिर संवहन के कुछ बल होते हैं जिन बलों के माध्यम से वह एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं अवसाद, और उनका एक कहीं और दूसरी जगह पर अन्यत्र उनका एक जो लेयर होती हैं वो लेयर चढ़ना शुरू होती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और फिर बाद में उनका संघनन होता है, वो एक मजबूत हो जाती हैं और इस प्रकार से जो है चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। परतों का लगना और उनका सघन होना, यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। तो इस प्रकार से किसी भी अवसाद का चट्टानों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर हमने 3 बलों के बारे में हम मुख्य रूप से देखते हैं कि इस जो चट्टान का निर्माण की जो प्रोसेस है, इसमें अवसादों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना होता है और उसके स्थानांतरण के लिए कुछ बल कार्य करते हैं, जैसे कि वह बल वायु का बल हो सकता है, जल का हो सकता है, हिमानी का हो सकता है, ग्लेशियर्स, और इनके द्वारा उन अवसादों को कहीं दूसरी जगह ले जा करके स्थापित किया जाता है। तो हिमानी है तो उसके माध्यम से भी कुछ संरचनाएं बनती हैं, कुछ चट्टानें बनती हैं, जल के द्वारा भी चट्टानें बनती हैं और वायु के द्वारा भी चट्टानें बनती हैं। उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे वायु के द्वारा बनने वाली चट्टान के अंतर्गत लोयस मैदान चीन में बहुत प्रमुख हैं। बहुत ही महीन बालू के मैदान होते हैं ये और काफी उपजाऊ होते हैं। जल के द्वारा, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अधिकांश अवसादी चट्टानें जलीय कारकों के द्वारा ही निर्मित होती हैं, यानी कि जल के अंदर ही निर्मित होती हैं, क्योंकि जल के द्वारा वो आदर्श दशाएं बना दी जाती हैं जिनसे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो जल के द्वारा बलुआ पत्थर का निर्माण होता है, सैंडस्टोन। बलुआ पत्थर वास्तव में आप समझ सकते हैं कि रेत के कणों का ही एक जो है पिंड है। और हिमानी से बनने वाली जो चट्टानों है उनको टिलाइट हम बोल देते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हालांकि अवसादी चट्टानें जो हैं वो जलीय और स्थलीय दोनों भागों पर पाई जाती हैं, लेकिन अधिकांश इनका जो ये जो पाई जाती हैं वो जलीय भागों पर ही पाई जाती हैं। परतदार प्रस्तरित शैल होती हैं। वेल नोन है जो है जब अवसादों का निक्षेपण होने के बाद में अवसादें दूसरी जगह पर जाके स्थानांतरित हो रहा है तो एक लेयर के बाद दूसरी लेयर बनती जाती है। अब इसको देखिए, समझते हैं। जैसे कि अगर हम बालू की बात करें तो एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, और कहीं पर बीच में मान लीजिए कोई जीव का जीवाश्म है, कोई पेड़ पौधा हो सकता है, उसके अलावा कोई जीव का मृत शरीर हो सकता है, और इस तरह से वो भी इसके नीचे दबता चला जाता है और लंबे समय के बाद में उस इन परतों का सबका ये परतें बहुत सघन हो जाती हैं, डेंस हो जाती हैं और फिर उसके बाद में ये एक
प्रस्तर एक पत्थर का रूप ले लेती हैं। लेकिन ये जो इसमें जीवाश्म है, ये दबा ही हुआ है। तो इस जीवाश्म की आयु ज्ञात करके इन चट्टानों की आयु भी ज्ञात कर ली जाती है। साथ ही साथ ये जीवाश्म जो हैं बहुत लंबे अंतराल के बाद में खनिजों में बदल जाते हैं। खनिज तेल हुए, पेट्रोलियम वगैरह, ये इसी प्रकार से निर्मित होते हैं। कोयले की खानें हमें जहाँ मिलती हैं वहाँ पर भी कभी इसी प्रकार से अवसाद दबे होंगे, तभी जाके कोयले के पूरे भंडार निर्मित हुए हैं। हालांकि ये प्रक्रिया कुछ 1-2 दिनों की नहीं होती है। 65 करोड़ वर्ष पूर्व जो अवसाद दब गए थे वो आज जाकर के कोयले के रूप में हमें या पेट्रोलियम के रूप में हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, इन परतों में रवे नहीं पाए जाते हैं। ये ध्यान देने की बात है, क्रिस्टल इनमें नहीं पाए जाते हैं। क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया ताप से संबंधित होती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी इनके बनने में जो है ताप का उस प्रकार से यूज नहीं हो रहा है जिस प्रकार से ताप का प्रयोग हमारी कायांतरित सेलों में और आग्नेय सेलों में होता है, कि ताप से पिघल करके वो बनती हैं, उसके बाद ठंडी होती हैं और ठंडी होने के प्रोसेस के दौरान ही रवे बनते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इन परतों में रवे नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म पाए जाते हैं, इन्हीं के आधार परतों की आयु ज्ञात की जा रही है और खनिज तेल, कोयला जैसे जीवाश्म भी मिल रहे हैं। अब सादी चट्टानों में पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं वो उतने अधिक महत्व के नहीं होते हैं जितने आग्नेय के होते हैं। जैसे कि आपने आग्नेय में देखा था प्लेटिनम, तांबा, लोहा, जस्ता, टिन, इस प्रकार की महत्वपूर्ण धातु के अयस्क वहां से प्राप्त हो रहे थे। यहाँ पर ऐसे खनिज ऐसे अयस्क हमें नहीं मिल रहे हैं, बल्कि कुछ कम आर्थिक महत्व के मिल रहे हैं, जैसे कि खड़िया, चूना पत्थर, नमक की खान, इस प्रकार सेंधा नमक, इस प्रकार की चट्टानें हमें यहाँ पर मिल रही हैं, जो कि उतने ज़्यादा आर्थिक महत्व की नहीं है। लेकिन फिर भी अवसादी चट्टानें या अवसादी जो शैल हैं ये मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी शैलें हैं। किस आधार पर यह बात कही जा रही है कि जो मानव सभ्यता जहाँ पर सबसे पहले पली बढ़ी वो क्षेत्र थे मैदानी क्षेत्र, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में मानव के जीवन के लिए सर्वोत्तम प्रकार की दशाएं थीं। और इसीलिए आप देखते हैं कि आज भी विश्व में जो सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं वो मैदानी क्षेत्र ही हैं, चाहे वो गंगा घाटी का मैदान हो, सिंधु मैदान हो। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर ऐसी क्या दशाएं पाई जाती हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो कृषि है उसके लिए सर्वोत्तम प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि हर बार ही नदियों के द्वारा वहाँ पर एक जो उनका जो उर्वरा शक्ति है वो बरकरार बनाई रखी जाती है। दूसरा, पेयजल या जो है इसकी उपलब्धता बहुत ही सुगम होती है। तो इस प्रकार से जितनी भी नदी घाटियाँ हैं वो पहले से प्राचीन समय से ही मानव का एक प्राकृतिक घर के रूप में रही हैं। और वो मैदानों का निर्माण अवसादों के माध्यम से ही हुआ है, अवसादी परतों के माध्यम से ही हुआ है। पठारी भागों में आप उतनी घनी आबादी नहीं देखेंगे, उतनी सहज परिस्थितियां नहीं देखेंगे, ना ही पहाड़ी क्षेत्रों में। केवल मैदानी क्षेत्रों में ही मानव के लिए सर्वोत्तम प्रकार की दशाएं बनती हैं। तो इसीलिए अवसादी चट्टानों का मानव के जीवन में ये एक बहुत बड़ी देन है। अवसादी शैलों के संगठन की अगर बात करें, 80% इसमें सेल होता है, जो है 12% इसमें वलुआ पत्थर, सैंडस्टोन जिसको बोल देते हैं, और 8% चूना पत्थर इसमें पाया जाता है। ये संगठन का क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। अगर पृष्ठ की हम बात करें तो अब इसको दो रूप में समझने की जरूरत है। अगर हम धरातल की केवल बात करें, जलीय भाग की बात ना करें, तो धरातल का अधिकांश हिस्सा 3/4 हिस्सा यानी कि 75% हिस्सा अवसादी शैलों से निर्मित है। आप भी देख सकते हैं कि आप जहां पर रह रहे हैं वहां मिट्टी पाई जा रही है, और वो मिट्टी, इसका मतलब अवसादी शैल है। तो अवसादी शैलों से ही धरातल का अधिकांश भाग बना हुआ है। लेकिन अगर हम क्रस्ट के निर्माण में इसके योगदान को देखें तो चूंकि आप सब जानते हैं कि क्रस्ट का निर्माण आग्नेय शैलों से हुआ है, तो इस प्रकार से इसका योगदान बहुत कम है, केवल 5% ही इसका योगदान है निर्माण में। लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए धरातल पर, तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा इन्हीं का होता है। 75% क्षेत्रफल पर यह अवसादी शैलें पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे अवसादी शैलों के वर्गीकरण की। अवसादी शैलों का वर्गीकरण अवसादी शैलों के बनने की प्रक्रिया के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं: निर्जीव, जैविक और
केमिकल फॉर्म्ड, यानी कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और केमिकली फॉर्म्ड। निर्जीव में भी हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक बालू प्रधान जिनमें सैंड जो है इनका मुख्य घटक होता है, और दूसरा क्ले प्रधान जिसमें क्ले यानी कि चीका यानी कि गाद, जो बहुत ही महीन कणों वाली जो मिट्टी होती है वो प्रधान होती है, उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। तो बालू प्रधान में बालू का पत्थर हो गया, सैंडस्टोन हो गया, गोलाश्म भी उसके अंतर्गत आ जाएगा। गोलाश्म जो गोल पत्थर नदियों में आप पाते हैं, नदियों के किनारे जो आप पाते हैं। प्रवाल चिकनी मिट्टी, ये क्ले प्रधान में आएगी। गाद, चीका, क्ले, चिकनी मिट्टी। अब इसका चूंकि कण बहुत महीन होते हैं इसीलिए जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट मुलायम होती है जब गीली होती है तो, लेकिन जब सूख जाती है तो उतनी ही ज्यादा कठोर हो जाती है। चूना प्रधान, जैविक में चूना प्रधान और कार्बन प्रधान में हम देख लेते हैं। चूना प्रधान में चूना जिनका प्रमुख संगठक है, जैसे कि खड़िया और चूना पत्थर। चूना पत्थर का ही आप समझ सकते हैं कि चूना पत्थर की ही सॉफ्ट फॉर्म है खड़िया। जिप्सम, सेल खड़ी, सीमेंट के जो इंडस्ट्री होती है उसमें इसका बहुत यूज होता है। डोलोमाइट, ये कार्बन प्रधान में हम जो कार्बनिक खनिज जो हमारे लिए भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, जिन पर मानव की ऊर्जा संबंधित जरूरतें बहुत हद तक निर्भर होती हैं, वो यहीं से प्राप्त होती हैं। जैसे कोयला, पीट, लिग्नाइट। पीट और लिग्नाइट ये भी कोयले के ही एक प्रकार है। पीट को हालांकि अब कोयले की भी श्रेणी में उतना ज्यादा नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कम कार्बन प्रतिशतता वाला कोयला है और ऊर्जा भी इससे उतनी ही कम मात्रा में प्राप्त होती है, इसीलिए कभी कभी पीट को कोयला की श्रेणी से बाहर भी कर दिया जाता है। आप जानते ही हैं कि कोयले की अन्य श्रेणियां भी होती हैं और कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर उनमें किया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, बिटुमिनस भी कोयला सही माना जाता है। खनिज तेल और गैस, ये भी जो है जैविक प्रकार की हमारे खनिज हैं, और खनिज तेल ये भी कार्बन प्रधान अपसादी चट्टानों के अंतर्गत प्राप्त होने वाली हमारे लिए शैलें हैं। अब बात करते हैं रासायनिक क्रिया युक्त। इसमें सेंधा नमक हो जाएगा, सोरा जानते होंगे आप, अगर केमिस्ट्री से संबंध है आपका, ये पोटेशियम का नाइट्रेट होता है। जो नाइट्रोजन होता है वो प्राकृतिक अवस्था में इसी सोरा के रूप में ही पाया जाता है, ठोस के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने अपसादी सेल, उसके बनने की प्रक्रिया, उसका संगठन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ उसका क्लासिफिकेशन, इतनी चीजें जानी है। क्वेश्चंस जो बने हैं वो यहीं से बने हैं। अगर आपने इतने टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में बच के नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं कायांतरित और रूपांतरित सेल, मेटामॉर्फोस रॉक्स। दोनों की अगर हम देखें तो एक मेन बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर, कि यह जो है इस प्रकार के भौतिक परिवर्तनों के बाद बनती है। यहाँ पर ये वियोजन, विघटन, अपक्षय, अपवर्तन, ये क्या है? ये सारे के सारे भौतिक प्रकार के परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है कि केवल स्वरूप बदल जाता है, लेकिन उसकी जो विशेषताएं होती हैं, जो रासायनिक प्रकार की विशेषताएं होती हैं, जो संगठनात्मक विशेषताएं होती हैं, जो मौलिक विशेषताएं होती हैं, वो परिवर्तित नहीं होती हैं। लेकिन जो कायांतरित या रूपांतरित सेल होती हैं, ये एक प्रकार के रासायनिक क्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं। यहाँ पर रासायनिक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और रासायनिक परिवर्तनों के बाद में कोई भी चीज हुई वह अपने मूल स्वरूप को छोड़कर बिल्कुल ही नए स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर आप हो सकता है कि रूपांतरण के बाद कायांतरण, रूपांतरण नाम ही पता है, रूप का ही अंतर हो जाना, बिल्कुल एक नई मेटामॉर्फोसिस, एक नई प्रकार की चीज बन जाना। तो यहाँ पर ये इस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है कि उसको देख करके आप पहचान नहीं पाएंगे कि कभी ये इस प्रकार की चट्टान रही होगी। जैसे कि हीरा एक रूपांतरित सेल का उदाहरण है, और जबकि यह किससे निर्मित हुआ है? कोयले से। कोयले में रूपांतरण के बाद में ये इस यहाँ पर रूपांतरित सेल में परिवर्तित हुआ है। तो कुछ ऐसी रासायनिक प्रकार की वहां पर परिवर्तन हुए हैं जिनसे ये कोयला बना है, कोयले से हीरा बना है। तो अब आप हीरे को देख के नहीं पहचान सकते कि कभी कोयला रहा होगा, क्योंकि उसके गुण, रूप, संरचना सब चीजों में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया है। इन चट्टानों में दृढ़ता कठोर सबसे अधिक होती है। क्वार्टजाइट इसका उदाहरण है। यहां पर कुछ आग्नेय सेलों की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि जीवाश्मों का यहां पर अभाव पाया जाएगा।
परतों का अभाव पाया जाएगा। यह आग्नेय सेल वाली प्रॉपर्टीज ही हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की, ये रासायनिक प्रकार का परिवर्तन होता है और इस रासायनिक प्रकार के परिवर्तन के लिए बहुत ही स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर ही जाकर के उस प्रकार के रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसलिए जिन क्षेत्रों में या जिन परिस्थितियों में वह ताप और दाब की अवस्था बन जाती है, तो वहां तो कोयले से हीरे में परिवर्तन हो जाएगा या अवसादी सेल से या आग्नेय सेल से रूपांतरण सेल में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर ताप दाब की वो परिस्थितियां नहीं अगर बन पाई तो फिर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन बननी बहुत जरूरी है, तब ही जाकर के इनमें परिवर्तन हो पाता है। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है, फिर इसका मतलब कि अवसादी सेलों का निर्माण ज़्यादा सुगम है, ज़्यादा आसान है, क्योंकि बहिर्जात बल पूरी पृथ्वी पर ही क्रियाशील होते हैं। तो इसीलिए बहिर्जात बलों के द्वारा पूरे के पूरे ग्लोब पर ही हमेशा अवसादी सेलों का निर्माण होता रहता है। लेकिन कायांतरित या रूपांतरित प्रकार की सेलों के निर्माण के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन चाहिए। वो स्पेसिफिक कंडीशन जब बन जाती है तभी इनका निर्माण होता है, अन्यथा इनका निर्माण नहीं होता है। यह निर्माण इजी नहीं होता है। हीरा, संगम, रमर, अवरा, क्वार्टजाइट, नीस, शिस्ट और ये फाइलाइट वगैरह, ये कुछ महत्वपूर्ण इसके उदाहरण हैं। कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं जिनमें से कौन से कायांतरित सेल का उदाहरण नहीं है, तो वहां पर हमें इन सबके याद होना बहुत जरूरी है। सेल चक्र के बारे में समझ लेते हैं। दो प्रकार से मैंने समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम पहली प्रकार की मौलिक चट्टान आग्नेय सेल की बात करते हैं। आग्नेय सेल परतदार सेलों में यानी कि अवसादी सेलों में, यहाँ पे देखिए इनको परतदार सेल भी कहते हैं। तो परतदार सेलों में परिवर्तन किस प्रकार से होगा? उनका अपक्षय होगा, उनका अपर्दन होगा, उनका विघटन होगा, वियोजन होगा, अवसादीकरण की प्रक्रिया होगी, तब जाकर के परतदार सेलों का निर्माण होगा। और परतदार सेलों से रूपांतरण में कैसे परिवर्तन होगा? परतदार सेलों का एक टेम्परेचर और प्रेशर की स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में कुछ रासायनिक प्रकार के परिवर्तन होंगे और उन रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से रूपांतरित चट्टानों में इनका परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर भौतिक प्रकार का परिवर्तन हुआ, यहाँ रासायनिक प्रकार का परिवर्तन हुआ। और रूपांतरण से आग्नेय चट्टानों में कैसे, इसको ज्योग्राफी में आप आगे चल के समझेंगे कि चट्टान जब किसी भारी बड़ी चट्टान के नीचे सबडक्ट हो जाती है, कोई भी चट्टान इस तरीके से एक चट्टान दूसरी चट्टान के नीचे धंस जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरी की पूरी ग्लोब जो है, पृथ्वी जो है, वो कई प्लेटों से मिलकर के बनी है। तो उन्हीं प्लेटों में से एक प्लेट अगर, और ये सारी प्लेटें जो हैं हमारा जो हमने पढ़ा था एस्थेनोस्फीयर, जो कि एक सेमी मॉल्टन फॉर्म में है यानी कि अर्ध तरल अवस्था में है, उसी अर्ध तरल अवस्था की एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये सारी की सारी प्लेटें तैर रही हैं। तो ऐसे में कोई कहीं अगर कोई ऐसी कंडीशन बन गई तो वहां पर हल्की चट्टान जो है वो किसी भारी चट्टान के नीचे सबडक्ट हो जाती है, दब जाती है, धंस जाती है। और धंसने के बाद जब वो बहुत अधिक तापमान तक पहुंच जाती है भूगर्भ में, तो वहां पर फिर ये पिघलना शुरू हो जाती है और इस प्रकार से पिघल करके यहाँ पर एक दबाव बनता है और किसी दूसरी जगह से फिर मैग्मा, लावा बाहर निकलता है और इस प्रकार से आग्नेय चट्टान का फिर से निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से रूपांतरित सेल नष्ट हुई और आग्नेय सेल का निर्माण हुआ। ये ग्लोब पर प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है और चलती रहेगी। तो इस प्रकार से रूपांतर चट्टान से आग्नेय चट्टानों में परिवर्तन होता है, चट्टानों का मैग्मा में बदलना और फिर उनका उद्गार हो जाना, इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। दूसरी तरफ जानते हैं आग्नेय सेल हैं, इनका अपक्षय अपर्दन होकर और शिलीभवन की प्रक्रिया के माध्यम से फिर अवसादी सेलों का निर्माण हुआ। आपने इन सब चीजों को पढ़ लिया है। तब अवसादी सेलों का फिर कायांतरण होगा, तब जाके कायांतरित सेल बनेंगी। एक स्पेसिफिक प्रकार की रासायनिक प्रकार का परिवर्तन होगा ताप दाब के प्रभाव से, और फिर कायांतरित सेल को आग्नेय सेल में और कायांतरित सेल को अवसादी सेलों में भी परिवर्तित होना होगा। तो उसके लिए अवसादीकरण की प्रक्रिया होगी। कायांतरित सेल से अवसादी सेलों का निर्माण भी उसी प्रोसेस से होता है और आग्नेय सेलों से अवसादी सेलों का निर्माण भी इसी प्रक्रिया के तहत होता है। कायांतरित सेल से आग्नेय सेल के निर्माण के लिए क्या है, गलने की प्रक्रिया होगी, उस सेल को गलना होगा, मैग्मा के रूप में परिवर्तन होगा और फिर उसके बाद में वह जो है आग्नेय सेल के रूप में पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर निकल के आएगी।
अब हम कुछ रूपांतरण के बारे में बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है या किस प्रकार की चट्टान से परिवर्तित होकर के बना है ना। तो इन क्वेश्चंस को हमें ध्यान रखना है। चूना पत्थर परिवर्तन होने के बाद में संगमरमर मार्बल के रूप में परिवर्तित होता है। चाक या डोलोमाइट, चाक खड़िया, ये भी संगमरमर के रूप में परिवर्तित होता है। मैंने आपको बताया था चूना पत्थर और चाक में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। बालू का पत्थर सैंडस्टोन, ये किसमें बदलता है? क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट का जिक्र ऊपर आया था। चिकनी मिट्टी, इसके बारे में समझिए। चिकनी मिट्टी परिवर्तित होकर के स्लेट में बदल जाती है, स्लेट फिर फाइलाइट में बदल जाती है और फाइलाइट फिर सिस्टम में बदल जाती है। ये अति रूपांतरण हो रहा है। रूपांतरण के बाद में भी अति रूपांतरण, मेटामॉर्फस के बाद में और ज्यादा सुपर मेटामॉर्फस की कंडीशन जब हो जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये अवसादी सेलें थी। इतनी अवसादी सेलों के माध्यम से हमने जाना कि ये अवसादी सेलें किस प्रकार की रूपांतरित सेल में परिवर्तित होती हैं। अब हम बात करते हैं आग्नेय सेल की। दो प्रकार की आग्नेय सेलों के लिए मैंने बहुत जो है महत्वपूर्ण बताया था और मैंने कहा था इनका जिक्र बार बार होगा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट का नीस में परिवर्तन और बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट में, बेसाल्ट का सिस्ट में भी परिवर्तन होता है। कुछ रूपांतरित सेलें ही हैं गैब्रो, कांग्लोमरेट, और इनका फिर सर्पेंटाइन और क्वार्टजाइट में परिवर्तन होता है। यानी कि यह भी अति रूपांतरण का उदाहरण है, रूपांतरित सेल से पुनः रूपांतरित सेल का बन जाना। कांग्लोमरेट, यह आप समझ लीजिए कि जैसे कि हमने पढ़ा था गोलाश्म, गोल पत्थर, कांग्लोमरेट भी कुछ उसी प्रकार का है, गोल पत्थर, गोलाश्म। और इन्हीं की अपोजिट एक और वर्ड होता है ब्रेसिया, जिसको आप लोगों ने पिछले लेक्चर में शायद पढ़ा होगा। ब्रेसिया क्या होता है? वह भी गोलाश्म जैसी विशेषताओं युक्त ही होता है, लेकिन उसमें अंतर यह होता है कि यह गोल होता है जबकि वो कोड़दार होता है। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश की। भौतिक परिवर्तन का परिणाम है अवसादी सेलें, रासायनिक परिवर्तन का परिणाम है रूपांतरित सेलें। इनका क्या मतलब है, क्या प्रक्रिया है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, विशेषताएं हैं, और क्या इनकी जो है इनके वर्गीकरण है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने जाना है विशेषताएं और साथ ही इनकी बनने की प्रक्रियाएं और इनके रूपांतरण और रॉक साइकिल। इतने टॉपिक के बाद में मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि सेल चैप्टर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस वनडे एग्जाम से पूछे जाएंगे उन सबको करने में आप सक्षम होंगे। हम आपको आज के टाइम पर जो भी वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाएं हो रही हैं, उनके हिसाब से चैप्टर्स को तैयार करा रहे हैं। लिखित परीक्षाओं की चूंकि तैयारी अलग होती है तो लिखित परीक्षाओं में इनसे संबंधित और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाओं के लिए ये लेक्चर्स अपने आप में कंप्लीट सफिशिएंट हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का आज ये सेल चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब आने वाले समय में हम अपने सीक्वेंस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रयास आपको कितना ज़्यादा उपयोगी हैं, कितने महत्वपूर्ण आपको लग रहे हैं, आपकी तैयारी में कितना ज़्यादा सहायक हो रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिएगा। आपकी तैयारी, आपके गोल क्या हैं, आपकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, उनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में हमें अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।